नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में बहुप्रचारित और बहुप्रतीक्षित चुनावी रैली हो गई है। ऋषिकेश में उन्होंने जो रैली की, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि उसके जरिए 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधा गया। नंबर 1 गढ़वाल लोकसभा सीट, जहां उनके जो खासम खास हैं, जो हाई प्रोफाइल कैंडिडेट हैं अनिल बलूनी, वो मैदान में हैं। नंबर 2 हरिद्वार, जहां की पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में हैं। और नंबर 3 टिहरी लोकसभा सीट, जहां की पूर्व महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह मैदान में है। तो रुद्रपुर के बाद उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी चुनावी रैली है और शायद ये आखिरी चुनावी रैली होगी, क्योंकि 19 तारीख को वोटिंग है उत्तराखंड में। तो इस रैली के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, और क्या पीएम मोदी की रैली गढ़वाल मंडल की जो 3 लोकसभा सीटें हैं उस पे कितना असर डाल सकती हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान के पूर्व संपादक, अमर उजाला के पूर्व संपादक श्री दिनेश जुयाल। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए आपका। थैंक यू मनोज फॉर हैविंग मी। आज जो है पुष्कर सिंह धामी साहब ने मोदी जी से हुड़का बजवा दिया, तो इसकी गूंज चुनाव में कहां तक सुनाई देगी? मनु, अब ये पहाड़ है, यहाँ पर जो ना, यहाँ की आवाज बस पल्ले पार तक सुनाई, पल्ले गांव तक सुनाई देती, उस पर नहीं सुनाई देती। हुड़का जरा जोर से गूंजता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अब देखिए, उन्होंने ऋषिकेश में हुड़का बजाया, और लेकिन उस हुड़के को ऋषिकेश भी क्या सुन पाया होगा। इससे पहले रुद्रपुर में गए थे प्रधानमंत्री मोदी, तो मुझे नहीं लगता कि वो चंपावत और धारचूला के लोगों ने उनको सुना। मोदी जी तो वैसे भी हमेशा ओमनी प्रेजेंट हैं सब जगह, और सुबह शाम लोग उनको टेलीविजन पे देखते हैं, और उनको दिखाने वाले तो सारे हैं ही हैं, सारे चैनल उनको दिखाते हैं, सारे मीडिया रोज उनको दिखाता है, तस्वीरों में, विज्ञापन में वो है, खबर में वो है। तो एज सच मोदी के भाषण का कोई इम्पैक्ट होगा वो तो मोदी जी आए, बस ये अच्छी बात है। हाँ, मोदी जी आए, उन्होंने यहाँ पर हाजिरी दी। जैसे देवभूमि है तो देवभूमि को बहुत नमन करते हैं, तो इस बार उन्होंने बिल्कुल किनारे से और इसकी धर्मनगरी से नमन किया है, और अपने सब उपलब्धियां गिना दी है। यहाँ थोड़ा हवा, थोड़ा उनको भी महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है जैसे अग्निवीर वाला मामला उनके दिमाग में था, एमएसपी वाला उनके दिमाग में था। उनको उनके पास जो आईबी और उनके आरएसएस के नेटवर्क से और उनकी स्पेशल एजेंसी से जो फीडबैक जा रहा, वो देखा होगा उन्होंने कि भाई यहाँ पर जमीन अब वैसे वाली नहीं है, 14-19 वाला मामला नहीं है, ये मामला कुछ टेढ़ा सा हो रहा है। तो वो कहीं झलक रहा था उनकी बातों में। उनको अपनी उपलब्धियां गिनानी थी और यहाँ की सरकार की वाह-वाह करनी थी, हमने दिया, गारंटी देनी थी, तो वो सब उन्होंने किया। लेकिन जैसे अब मैंने कहा 2 अप्रैल को उन्होंने रुद्रपुर में किया, तो रुद्रपुर में कितने लोगों ने सुना? सिर्फ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता और सब सभा में मौजूद थे, पब्लिक तो थी नहीं। ऋषिकेश में कुछ ऋषिकेश के लोग रहे होंगे, जिनको जन सामान्य कहते हैं, उनके श्रेणी में कुछ लोग होंगे, बाकी तो सारे कार्यकर्ता थे। कुछ टिहरी से ले जाए गए थे, कुछ देहरादून से तो बहुत लोग ले जाए गए थे, हरिद्वार से तो अब जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं सबको अपने अपने कार्यकर्ताओं को ले जाना, तो वो लेके गए वहां पर। तो मोदी जी की रैली तो ऐसे हो जाती है, और चुनाव का मौका है, तो इसमें अगर लोगों को चुनाव जीतना है तो अपने अपनी भीड़ लेके जाएंगे भाई, हम भी हैं, 3-3 प्रत्याशियों का प्रचार करने आए हैं। तो न तो भीड़ का कोई मायने रखता है इस चुनाव में। प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं, वो भी प्रधानमंत्री में सर्वश्रेष्ठ अब तक तो वो है, तो उनके लिए तो लोगों ने आना ही था। फिर इतने सालों से मोदी 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 का असर कहीं ना कहीं है लोगों के दिमाग में, जैसा भी है। तो वो था मैसेज, कुछ भी खास नहीं था मोदी जी के मैसेज में, कुछ ऐसा उल्लेखनीय कुछ भी नहीं है कि कोई वो, हाँ, कहीं से जो उसका जो निहितार्थ है वो ये जरूर है कि मोदी जी महसूस कर रहे हैं कि ये टफ लड़ाई हो गई है उत्तराखंड में। जी मनोज। हाँ सर, आपने जो फीडबैक की बात की कि शायद उनको फीडबैक मिला होगा आरएसएस से या उनके एजेंसियों से, तो उन्होंने जो है चुनावी रैली में 1 रैंक 1 पेंशन और जो फौज से जुड़े दूसरे मसले थे उसका जिक्र किया, कहा कि हम सेना को जो है मजबूत कर रहे हैं, बॉर्डर तक जो है पूरे इंफ्रा बढ़ा रहे हैं ताकि जो है सेना और मजबूत हो हमारी। तो इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या ये जो सैन्य पृष्ठभूमि है केवल यही वजह है, या जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गढ़वाल लोकसभा सीट पर गणेश गोदियाल, उन्होंने अग्निवीर का मसला जो है बहुत जोर शोर से फैला दिया? क्या ऐसा
मानते हैं आपकी ये उसका जवाब हो सकता है? जवाब देने की कोशिश क्यों नहीं? कांग्रेस के प्रत्याशी तो नहीं है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी है कि भाई हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। तो वो मसला है, उसको वो जी, समझ रहे हैं और वही कह रहे हैं कि उनको उसको मतलब काउंटर करते हुए नजर आए मोदी इस बार। और जो फीडबैक है वो थोड़ा-सा जैसे मुझे जानकारी है, लोगों से मिली है जानकारी, उसके हिसाब से इवन आरएसएस के लोग बाग आरएसएस का फीडबैक ये बता रहा है कि अ, पौड़ी में तो खतरा दिखाई दे रहा है। इसलिए उनने पौड़ी को पिछले हफ्ते उन्होंने पौड़ी को मोस्ट फोकस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल दिया है। यानी कि करीब एक कुछ एक्सपर्ट्स की टीम भेज दी गई है, जो कि बलौनी साहब की मदद करेगी। जैसे कि जो स्पेशली फोकस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया जाता है, बट एक्सपर्ट्स होते हैं, महँगे लोग होते हैं, वो लगा दिए गए हैं उनके लिए। तो वहाँ तो उन्होंने महसूस किया। महारानी के बारे में फीडबैक था कि उनका कि वह मामला ठीक नहीं, 1-2 बार रिकंसिडर भी करने की बात हुई और महारानी का तो दिख रहा है। जिस तरह आज बॉबी पंवार की रैली हुई है यहाँ देहरादून में, यहाँ से ऋषिकेश तक, है ना? कई सौ बाइक और कारें और यहाँ से हम तो मतलब हमें लग रहा था ये आदमी कहाँ से लड़ पाए, संसाधन नहीं, लेकिन आज दिखा कि कहाँ से इतनी सारी बाइक्स आ गई, कहाँ से इतनी गाड़ियां आ गई, क्या काफिला था यहाँ से वहां तक। और बड़े जोश के साथ निकला तो भाई एक आदमी को हिला रहा है यहाँ की जो स्थापित राजनीति है भाजपा कांग्रेस की, होगा जो भी, लेकिन लग रहा है कि वो करार जो भाजपा को भी इस बात की खबर है कि उनका जो काडर है, उनके आरएसएस के जो लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं रानी से नाराजगी के कारण वहाँ बॉबी पंवार की तरफ उनका उनका एक स्नेह बढ़ता जा रहा है। जो रानी जी ने कहीं कह दिया था कि अब अगली बार मेरी बेटी होगी, उसका बड़ा विरोध पार्टी में हो गया। यार कब तक राजशाही जी को झेलते रहेंगे हम? खुद गणेश जोशी की बिटिया वो थे, अब तो इस बार तो वो भी मैदान में आ रही है, गणेश जोशी के साथ गए, तो विरोध प्रदर्शन हुआ रानी जी का। तो ये जो चीजें हैं तो उनको लग रहा है टेरी भी बहुत बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है। हरिद्वार में जो समीकरण है, जमीन के समीकरण, अभी आज कल क्या होगा मुझे नहीं पता। उनने बहुत तोड़-फोड़ कर ली है, कांग्रेस के पूर्व विधायकों को तोड़ लिया, काफ़ी कुछ कर रहे हैं। बावजूद इसके हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह को कंफर्टेबल नहीं माना जा रहा है, कि वो बहुत कंफर्टेबल है। एज है लेकिन उनको मान गए। इवन जो कुमाऊँ की नैनीताल सीट है, उसमें जिस तरह तराई में कांग्रेस की फोर्स काम कर रही है, उधम सिंह नगर सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है। प्रकाश जोशी ने पूरी अपने को झोंक दिया, अपने उसको वहां पर उस इलाके में झोंक दिया है। किसान जो है एमएसपी और दूसरे मुद्दों की वजह से कांग्रेस के साथ आ गए हैं। वहां पर अल्पसंख्यक हैं, 16% करीब अल्पसंख्यक हैं, सीधा सीधा वोट बैंक है वो। उसके अलावा इंदिरा हृदय ने काम किया, सुमित्रा ने काम किया, यशपाल आर्य ने काम किया है, तिलकराज बेहड़ ने काम किया है और ये काम कर रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा, और हरीश राव जी तो अपने यहाँ फंसे हुए, उनकी वजह से बड़ी गुटबाजी हो जाती है। तो इस बार कांग्रेसी भी वहां पर बिना गुटबाजी के आपस में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो लोग ये मान के चल रहे हैं यार ये बहुत बहुत कंफर्टेबल नहीं है। पहाड़ में ज्यादा ये जो नैनीताल की सीटें हैं, नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी, काला डूंगी वगैरह, लालकुआं वगैरह, तो इनमें अ, भाजपा को बढ़त हो सकती है। हल्द्वानी को छोड़ करके बढ़त हो सकती है, लेकिन बाकी जगह जो है उनके यहाँ आबादी भी कम है। इम्पैक्ट डालने वाला नहीं, इम्पैक्ट पड़ेगा उधम सिंह नगर से, वहां वो फोकस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो सीन है उत्तराखंड में इस बार जो है वो ऐसा नहीं कि 2014 और 19 वाला सीन है। जो उत्तराखंड में लड़ाई लड़ी जा रही है, कांग्रेस के संसाधन विहीन होने के बावजूद मैदान में लड़ाई दिखाई दे रही है। तो इसका इल्हाम है मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री साहब को, और उनकी यहाँ जो है वो उतना कंफर्टेबल नहीं रह गया है मामला। राम का मामला बताएं आपको कि राम का इम्पैक्ट होगा, लोग कह रहे हैं। राम के नाम पर यहाँ से जो अयोध्या के लिए विशेष बसें चला गई से हल्द्वानी से, वो बेचारे बंद कर देनी पड़ी। लोग नहीं जा रहा कोई नहीं भाई। कुछ दिन लोकल पैसेंजर के नाम पर चला गया, फिर वो बंद कर दी गई। तो समझ लीजिए उसका भी इम्पैक्ट, ऐसा नहीं कि लोग पगला गए हैं राम के नाम पर, ऐसा भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के लड़ाई, अब देखिए मोदी जी का एक अक्सर वो वायरल होता है, वो बार-बार कह देंगे झूठ बोलो, बार-बार झूठ बोलो। तो उसकी तर्ज पर उसी तर्ज पर एक बात है जो बार-बार कही जाती है कि मशीन और मशीनरी, ये 2 पर जो मोदी जी की पकड़ है, वो बड़ी मजबूत है। अब ये झूठ है या सच है, भगवान जाने। मैं इसका कोई पुष्टि करने के लिए मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, ना मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ।
लेकिन ये बात कही जा रही है, लगातार कही जा बार-बार सामने निकल के आ रही है। कई मंच कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल पीछे को दिखाई दे रहे हैं, संघ के लोग पीछे दिखाई दे रहे हैं, बहुत एक्टिव नहीं है। तो उससे उनकी आश्वस्ति के पीछे क्या है? क्यों वो आश्वस्त है कि अब जीत ही जाएँगे अगर ऐसा है? अगर वो फैक्टर है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर ग्राउंड देख कर के एज़ अ जर्नलिस्ट हमें बताना है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, तो मैं मानो यही कहूँगा कि ग्राउंड में लड़ाई हो रही है और बढ़िया लड़ाई हो रही है। जो शुरुआती दौर में लगा था कि एक तरफ़ा है, ठंडा है, वो ठंड धीरे-धीरे भाग रही है, गर्मी आ रही है और ख़ासकर जो 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो ठीक-ठाक गर्मी है। अल्मोड़ा की बात मैं नहीं करता, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में बहुत ठंडा है। वहाँ गर्मी आने की संभावना भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि 2 कैंडिडेट हैं, कब 2002 से उनको कभी विधानसभा के उसमें लड़ा रहे हैं आपस में, रिज़र्व सीट है, कब तक लड़ाते रहेंगे? तो वो ये न कि इसने कुछ किया, ना उसने कुछ किया, गिनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। पार्टी कार्यकर्ता बोले चलो जिताओ भई, तुम जनता जिता देगी, हमें क्या करना? तो न बूथ लेवल वाले जो कहते हैं कि वो क्या पन्ना प्रमुख, त्रिदेव, त्रिशूल, वो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखिए ना कि कितना भाजपा एक्टिव है उनका जो ये बूथ वाले जो लोग बाग हैं, जिनको हम पन्ना प्रमुख कहते हैं, उसका नमूना आप पिछले दिनों हरिद्वार में हमने देखा। कि त्रिदेव की बैठक बुलाई गई, एक सभा बुलाई गई, उसमें नड्डा साहब आए और उसमें आधी सीटें खाली। तो मतलब ये हुआ कि जो मशीनरी जिसको चुनाव लड़ाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, माना गया है कि जिनका नैरेटिव है कि इनके बाद तो बहुत बड़ी मोहनमाद फोर्स है, ये तो पता नहीं क्या कर देंगे, पूरी ज़मीन हड़प देंगे। तो वो भी पीछे पीछे दिखाई दे रहे हैं, वो भी बहुत एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में मैं तो कह सकता हूँ मनु कि ये इस बार चुनाव जो है 14 और हलवा वाला कोई लहर वाला चुनाव नहीं है। लहर वाला, खेल वाला जो भी हो रहा हो, ऐसा नहीं है इस बार। तो इस बार लड़ाई दिख रही सर है अभी आप ना। सर आपने अभी हरिद्वार सीट का जिक्र किया तो क्या जहां पे बहुकोणीय मुकाबला होता है जहां बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उठाया है हरीश रावत जी का बेटा खुद लड़ रहा है उधर उमेश कुमार निर्दलीय वो भी कुछ वोटें ले जाएंगे तो आमतौर पे होता यह है कि बहुकोणीय मुकाबले में बीजेपी बहुत कंफर्टेबल फील करती है तो आपको क्यों लग रहा है कि वहां फंसे हुए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। देखिए, जो ये बहुकोणीय मुकाबला है, बात सही है कि बीजेपी के अनीस अहमद को शहजाद लेके आए हैं। शहजाद क्या लेके आए हैं, उनको सीधे-सीधे बीजेपी लेकर आई है। ऐन ऐन वक़्त पे कहा यही जा रहा है कि ऐन वक़्त पे ये जो कैंडिडेचर है बीजेपी ने ही तय किया है, मुज़फ्फरनगर से लेके आए हैं। जो वहाँ के एक खास बिरादरी के होते हैं झोझा मुस्लिम, उनकी बिरादरी से लेके आए ताकि उनका बहुमत है, उनको लेके आए हैं। और लेकिन जो पूरा माहौल है देश का उसके हिसाब से वैस मुस्लिम का डिवीज़न उस तरह से नहीं होने वाला है। जो 2000 19 का समीकरण भी नहीं होने वाले बसपा के पक्ष में। तब तो सपा उनके का एक बैग था उनके पास, अब वो भी नहीं है। तो वो ऐसा नहीं कि वो 1 लाख से ऊपर पहुँच जाएगा बसपा वाला। बसपा को इस बार बहुत वोट मिलने वाला नहीं है वहाँ पर। रही बात उमेश कुमार की, तो उमेश कुमार यहाँ की ये एक अलग ही किस्म का प्रजाति का राजनेता है, पत्रकार भी अलग प्रजाति का है, उनकी प्रशंसा हम बहुत सुनते हैं। सरकार गिरा देने वाला, वो मुख्यमंत्रियों को धूल चटाने वाला, ताल ठोंकने वाला बंदा है। पता नहीं कहाँ से भैया उस आदमी ने स्कूटर पे आया था 2001 में राज उत्तराखंड का तीसरा सबसे धनी राजनेता कैसे क्या हुआ, बड़ी कहानियाँ हैं। तो ऐसा शख्स है जो यहाँ भी है, वहाँ भाजपा में वो विजय वर्गीय जी का आदमी मानते हैं, उसको अमित शाह का आदमी मानते हैं, यहाँ उसको धामी जी का आदमी मानते हैं। तो वो आदमी उधर त्रिवेंद्र सिंह के लिए ताल ठोक रहा है। तो उस आदमी का चरित्र समझना बड़ा मुश्किल काम है पहली बात तो। वो हरीश रावत की सरकार भी उसने गिराई। तो वो सब जगह मोर्चे भी खोलता है, सब जगह हाथ भी लगाए होता है। अभी कांग्रेस का टिकट मांग रहा था इससे पहले। कांग्रेस की सरकार गिराई और कांग्रेस के बाद टिकट मांगने भी चले गए, मैं तो हेलीकॉप्टर लगा दूंगा, ये कर दूंगा। तो वो एक विचित्र प्राणी है, पैसे का खेल है। कुछ लड़कियों का ब्याह-व्याह कराया है, कहीं सड़कों पर चला जाता, लोगों को सितारे ला-ला करके अपने इलाके में दिखाए हैं। तो कानपुर में तो उस आदमी ने अपना एक बनाया है माहौल, ठीक है। और अब ये ईद निबट रही है, ईद तक मुस्लिम थोड़ा बहुत धर्म उसमें रहते हैं। अब कहा ये जा रहा है कि ईद के बाद वो अपने डोरे डालेंगे और वोट पटाएँगे।
पैसे का खेल होगा, तो वो कितना कर पाते हैं? उनकी नज़र है, उनकी नज़र भगवानपुर में है, उनकी नज़र लक्सर में भी है, उनकी नज़र जो है 2-3 और सीटों पर है। जहाँ-जहाँ वो अपना अपना पोटेंशियल वोट खींचने के देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उमेश कुमार कोई बहुत कर पाएगा। हाँ, लेकिन उमेश कुमार के सामने एक चुनौती है कि उसको कम से कम नंबर 3 दिखना है इस लड़ाई में, बसपा से ऊपर दिखना है। तो ये वाला खेल चलेगा उनमें। 3 और 4 नंबर के खेल में वो कुछ करेंगे। बसपा बहुत रिलक्टेंट है, पर बसपा का कोई एग्रेसिव कैंपेन भी नहीं है और बसपा के पास चेहरा भी एग्रेसिव नहीं है। तो और बहुत पॉपुलर चेहरा तो है ही नहीं, वो बाहर से आया है कुल मिलाकर के। तो बसपा को तो मैं बहुत नहीं मानता और फिर बसपा की पॉलिटिक्स एक्सपोज हो गई है, पूरे देश में एक्सपोज हो गई है कि बसपा जी जो है मायावती जी कहीं ना कहीं से प्रकारांतर से वो मोदी जी के हेल्पफुल होती रही हैं और इस बार भी ऐसा ही कुछ है, वो है। तो उसमें ये दोनों फैक्टर हैं, तो थोड़ा थोड़ा असर डालेंगे, लेकिन असली लड़ाई इसके पास है। हरीश रावत के जो समीकरण हरिद्वार जिले में जिस तरह से हो रहे, वो कहीं जा नहीं रहे हैं। उनकी डिमांड जो है टमटा कर रहे हैं, वहां से प्रदीप टंटा चाह रहे हैं कि यहाँ आ जाए। बाकी लोग चाह रहे होंगे, नहीं चाह रहे होंगे, मुझे नहीं पता है। हल्द्वानी वाले तो क्या ही चाह रहे होंगे, नैनीताल वाले। लेकिन वो अल्मोड़े वाले चाह रहे हैं कि वहां जाए। मुझे लगता नहीं कि पौड़ी वाले भी चाह रहे होंगे कि हरीश रावत जी यहाँ जाए, क्योंकि जो हरीश रावत जी ने जो अपनी पार्टी की ऐसी तैसी करी है पिछले चुनाव में एन वक्त पर, उसके हिसाब से लोग अब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि अब कांग्रेस के पिताजी नहीं रह गए वो उत्तराखंड में। अब वो पुत्र मोह वाले हो गए हैं उसमें, तो उनको उन पर वही है भैया कि अब खानदान वो वाला मोह में आ गए हैं बुढ़ापे में, उस तरह का। तो हरीश रावत अपने मोर्चे पे लेकिन लगे हुए, बेटी वहां से विधायक है ही है उनकी, और हरिद्वार में वो खेल खेल रहे हैं अभी। शीर्षक राणा है ये, एक आपको पता होगा ही, ये फूलन देवी हत्याकांड के। तो उनका वो कांग्रेस के साथ में है और उनके जरिए ठाकुर कार्ड खेलने के अभी आज तो कर मोदी जी से बहुत जल्दी हो सकता है कुछ एक धमाका कुछ कुछ करने की कोशिश करेंगे। अभी राजनाथ सिंह सहारनपुर में गए थे ठाकुरों के उसमें कि भाई यहाँ यहाँ वो मैसेज है कि भाई यहाँ एक नई चीज चल रही है कि भाई मोदी बनाम योगी वाला, इसकी भैया मोदी जी की वजह से ठाकुर योगी खतरे में आ रहे हैं, उनका बहुत शर्मा खतरे में आ रहा है। तो ये नया नैरेटिव गढ़ करके भी कुछ खेल बनाया जा रहा है। तो वो खेल हरिद्वार में भी हो रहा है, और अगर ये खेल वहां जमता है, जमाया जा रहा है, अभी कोशिश हो रही, तो उसका भी हरीश रावत को बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सारी सीटें हैं, हर जगह है, पॉकेट है हरिद्वार में, जहां पर अगर ये खेल चल गया तो बढ़िया लड़ेंगे। बाकी मुसलमानों की स्थिति है ही है, अल्पसंख्यकों में बंटवारा है, तो ऐसा नहीं है कि इधर त्रिवेंद्र सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है पुराना वाला, वो है। भाजपा की लड़ाई है, निशंक भाई साहब जो है वो मैदान में दिखने रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, नाराज तो ही हैं। उनके जो खास लोग हैं जतींद्र नारायण गिरी जैसे तमाम लोग वो मैदान से गायब हैं, नाराज दिखाई दे रहे हैं। और मदन कौशिक जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नगर विकास मंत्री, कुंभ में उन भी उनके सारथी थे, त्रिवेंद्र सिंह जी के कुंभ के खेला में उनने भी साथ खेला था, वो उनके सारथी बने हुए इस चुनाव में। मदन कौशिक का भी एक फैक्टर है कि अगर वो कुछ वोट पटाते हैं तो कुछ वोट उनकी वजह से कटते भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी अंदर खाने गजबज चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी कि दूसरी बात यह है कि धामी ठीक है, धामी के ऊपर सबको जिताने की जिम्मेदारी, ये बात सही है, लेकिन धामी का एक सीएम बनने के बाद से अपना आभा मंडल बन चुका है, और उनके इर्द गिर्द जो आभा मंडल में जो तेज डाल रहे हैं अपना अपना कि धामी जी तुम चौक जाओ, उनमें वो लोग भी हैं जो त्रिवेंद्र सिंह जी से नाराज हैं। तो भाजपा के अंदर के भी कई सारे खेल हैं, तो इन खेलों का असर भी इसमें मिल सकता है। तो कई समीकरण एक साथ में मिलकर के जब काम करेंगे तो चुनाव फिर रोचक हो जाता है, फिर चुनाव में रोचकता आ जाती है। जी जी हनुमान। आप आपने भाजपा के भीतर जो क्षत्रप है उनकी बात की, धामी साहब हैं, त्रिवेंद्र सिंह हैं, एक बलूनी साहब जो है गढ़वाल सीट पे, वो क्या कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, या गणेश गोदियाल की चुनौती इतनी बड़ी है कि क्या मतलब उन असहज हैं, या लास्ट मोमेंट पे कि बीजेपी का कैडर है या बड़ा नेटवर्क है वो आखिर में झुक जाएगा, मतलब पूरा जो है झोंक झोंक दिया जाएगा कि नहीं आप बलूनी साहब को तो दिल्ली से आए तो उनको तो जो है पहुंचाना ही पहुंचाना है हर हाल में दिल्ली। बिल्कुल साहब,
बलूनी जी गुजरात के करीबी हैं, मुख्यमंत्री के वो प्रधानमंत्री जी के बहुत खास हैं, राष्ट्रीय प्रचार तंत्र उनके पास है, मीडिया प्रभारी वो हैं, सारा कुछ। तो दिल्ली से उनकी बड़ी, और जब भी यहाँ का मीडिया भी उनके बहुत बढ़िया कदर करता है। कई बार उनको मुख्यमंत्री बना चुके हैं लोग बाग। जितनी बार यहाँ हलचल बोलते हैं बलूनी जी आ रहे हैं, बलूनी जी आ रहे हैं, उनका हुआ हमेशा यहाँ दिखाया जाता रहा। तो उनका हुआ तो बहुत बढ़ाया गया बलूनी जी का। लेकिन ये भाई साहब चुनाव है, जन नेता का चुनाव है। बलूनी कोई जन नेता नहीं है। भाई साहब सेहत भी ठीक नहीं है, जरा सा चल रहे हैं उनके होंठ सूखने लग रहे हैं, हाँफ जा रहे हैं। ये पहाड़ है। वो गणेश गोंजाल ने दूसरी बार कॉन्स्टिट्यूंसी नाप रहा है, सारा पहाड़ नाप रहा है। बलूनी जी की हिम्मत नहीं, इतना इतना वो नाप पाएंगे। बलूनी उनको वो गाना बड़ा हिट हुआ है कि मैं पहाड़ों का रहवासी और तुम दिल्ली के प्रवासी वाला, जो बड़ा पॉपुलर सा गढ़वाली गाना है, वो बड़ा हिट, और बड़ा फिट हो रहा है उनको। इस चुनाव में बड़ा बड़ा चल रहा है कि भैया तुम दिल्ली से आकर वहां आकर के यहाँ हमारे ऊपर गिर रहे हो, लेकिन हम तो यहाँ जमीन से पकड़े थे। गढ़वाली में सभाएं हो रही है, गणेश गुरजाल जी की बहुत बढ़िया कनेक्ट बना रहे हैं जगह जगह। अरे जोशीमठ जैसी जगह में कहां से आगे वो 1000 लोग, इतनी बड़ी भीड़ कहां से ले आए गणेश गुरजाल? श्रीनगर की भीड़ देखो, रामनगर की भीड़ देखो, जहां जा रहा है गणेश गुरजाल, जिसके पास अपने स्टार नहीं है, कोई कांग्रेस के बड़े नेता भी नहीं है, और गणेश गुरजाल के भीड़, सादा भीड़ देखिए। तो ये जो दिख रहा है, वो दिख रहा है सामने कि गणेश गोटियाल बढ़िया लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, शोर भी है, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं गणेश गोटियाल। देखो मेन स्ट्रीम मीडिया के अपने दबाव है, गणेश गोटियाल के पास मेन स्ट्रीम मीडिया को खुश करने लायक या बाकी ऊपर से नीचे तक पैठ बनाने लायक हैसियत नहीं है, वो उस तरह का खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया में अब छाए हुए हैं गणेश गोटियाल। तो गणेश गोटियाल लेकिन नेटवर्क लेकिन नेटवर्क के लिहाज से तो बीजेपी, सांगठनिक नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, उस लिहाज से तो बीजेपी तो बहुत ताकतवर है। सांगठनिक नेटवर्क हुआ, संसाधन है, तो वो कमजोर क्यों पड़ना चाहेंगे इस मोर्चे पे, जबकि उन्हें लग रहा है कि प्रतिद्वंदी बड़ा तगड़ा दिख रहा है। तो सांगठनिक नेटवर्क है उनका, उनके संसाधन है, उनके पास सब कुछ है। मनो मेरे जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये है कि मैं बीजेपी के नेटवर्क को फिलहाल तो शांत देख रहा हूँ। अब इन्होंने बूथ मैनेजमेंट के लिए बड़े बड़े लोगों को तोड़ करके कांग्रेसियों को भी डरा धमका कर इधर कर लिया है। वो अपनी जगह है कि बोलिंग के दिन ये मोर्चे अपने सॉलिड रखेंगे। ये दिख रहा है कि उस दिन अपना उस दिन की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन जो एक माहौल बनाने वाली बात होती है इस संगठन के जरिए, वो फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, जो जिन समीकरणों की बात मैंने हरिद्वार में की, कुछ उस तरह के समीकरण यहाँ पर भी देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी। आपने कांग्रेस में बड़ा कुनबा बना दिया है, और इतनी से कटोरी में कितने लोग समाएंगे? आ रहे हैं सब कुछ, उछल उछल कूद कूद रहे हैं, एक दूसरे को टुट्टा टुट्टा मार रहे हैं, कोहनी मार रहे हैं, वहां उसके अंदर वो चल रहा है अंदर खाने। अब बलूनी जी आज आ जाएंगे, अगर माना यहाँ से सांसद भी बन जाएंगे, तो सेंटर मंत्री भी बन जाएंगे, तो फिर हमें कौन पूछेगा? सोच रहे होंगे, हो सकता है सतपाल महाराज भी ऐसा सोच रहे होंगे। हो सकता है यहाँ देहरादून में बैठे हुए मठाधीप सोच रहे हैं, यार ये आ गए तो यार, तो हमारा तो बेड़ा कर गया, हमें कौन पूछेगा? ये फैक्टर भी काम करते हैं। जो और भारतीय जनता पार्टी वाले हैं ये नेता लोग, ये बड़ी महीन से काम लगाते हैं अपनों का भी। हो सकता है कि ये भी कुछ वजह वहां भी काम करेंगे, पौड़ी में भी काम करेंगी। होगा क्या मुझे नहीं पता। मोदी जी पूरी जान लगा रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि मोस्ट फेवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया है पौड़ी। अब उनको अतिरिक्त संसाधन, अतिरिक्त लोग दे दिए गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो वो ठीक है। एक्सपर्ट्स की टीम भी उनके बीच वहां उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा दी गई है। मोदी जी ने मतलब पूरा मोर्चा उनके लिए बना के दे दिया है। लेकिन फिलहाल आगे जो भी होगा, कितना वो पन्ना प्रमुख करते हैं, कितना मशीनरी करती है, वो अपनी जगह है। लेकिन भाई हम तो जो दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं। दिख ये रहा है कि बलूनी जी थोड़ा कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेहत भी बेचारों की ठीक ठाक नहीं है, और मुझे तो बड़े जोश में नजर आ रहे हैं गणेश गोदियाल। टिहरी लोकसभा सीट पर एक कैंडिडेट बहुत सुर्खियां बटोर रहा है, और चुनाव की जो फिजा बदली हुई है उसमें, आपने उसका जिक्र किया। तो बॉबी पवार, निर्दलीय बॉबी पवार का उभार क्या परंपरा जो राजनीति है उत्तराखंड में, एक गुस्से के प्रतीक के तौर पर देख सकते हैं हम। आपने टिहरी में जो एक अलग फैक्टर है,
एक अलग तरह के प्रत्याशी का जिक्र किया। और तो जाहिर-सी बात है कि बॉबी पंवार बिल्कुल सही बात है, बॉबी पंवार एक नया नया रंग दे दिया इस चुनाव को। इस बॉबी पंवार की वजह से लोग उत्तराखंड के मुद्दों पर आ गए। वो उस उत्तराखंड के बारे में सोच रहे हैं जिसने बहुत समय तक राजशाही के जुल्म सहे। उसके बाद राजशाही ने उस पर लोकतांत्रिक ढंग से राज किया, वो भी देखा। राजशाही ने कुछ नहीं किया यहाँ के लिए, ये भी देखा। बोलंदा बद्री, ऐसे तो बोलंदा बद्री हैं, बद्रीनाथ की आवाज तो बोल देते हैं, लेकिन जनता से नहीं बोलते, वो जनता से संवाद नहीं करते, जनता की नहीं सुनते। तो जनता की ना सुनते हैं, न जनता के सामने आके कुछ सुनाते हैं। तो ये लंबा, कमलेश मती साहब की हम एक छोटा सा कार्यकाल छोड़ देते हैं, पहला वाला। मानवेय शाह ने इतनी लंबी पारी खेली, 19 चुनाव में से उपचुनाव मिला करके 19 चुनाव में जो है ये राज परिवार चुनाव लड़ता, 19 में से 12 बार राज चुनाव जीतता है। लेकिन इनकी नुमाइंदगी का फायदा क्या हुआ यहाँ के लोगों को? पिछले 2 बार से ये बड़ा शोर था कि भाई हम तो राजमाता को वोट नहीं देंगे, वो आती, लेकिन दोनों ही बार मोदी फैक्टर इतना स्ट्रांग था 2014 और 19 में कि महारानी जो है भारी बहुमत से जीत के चली गई। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ये बात भाजपा का कैडर भी, संघ का कैडर भी, लोग भी सामने इस बात को कहने लगे हैं कि भाई अगर महारानी के आंखों में ये सपना है कि मुझे अपनी बेटी को भी अब यहाँ लाना है और फिर राजशाही को आगे बढ़ाना है लोकतांत्रिक ढंग से, तो फिर यार हम लोग फिर घास छीलने के लिए इस राजनीति में आए हैं क्या? वो जो लोग कांग्रेस से आ रहे हैं, वो लोग इधर से आ रहे हैं जो पहले से इतने सालों से भाजपा में जमे हुए हैं, वो लोग सोच रहे हैं यार हम क्या यहाँ बस्ता समेटने के लिए बैठे हैं क्या? बस, तो हम मतलब दूसरों को ढूंढने के लिए बैठे हैं क्या? वो रिजेंटमेंट है। तो उसकी वजह से ये जो बॉबी पंवार को जो सबसे बड़ी ताकत मिल रही है, वो उन लोगों से भी मिल रही है जो लोग राज परिवार से नाराज हैं, और उसमें बहुत ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो क्षेत्रीय मुद्दे उठाने वाले लड़के हैं, बॉबी पंवार ने अपने आप बहुत बड़ा मुद्दा, रोजगार का मुद्दा उठाया, लंबी लड़ाई लड़ी, जेल भी गया, और कुछ लोगों को उसकी वजह से नौकरियां मिली। जिनको नौकरियां मिली वो बॉबी पंवार के साथ में है, और जो इन नौकरी के खेल में हाकम सिंह जैसे लोगों की कारस्तानियों का शिकार है, नौकरी बेचने वाले नेताओं का शिकार है, वो लोग भी उसके साथ में। आज की रैली बता रही है, अब तक तो ये था कि भाई न उसका पैसा है, कहां से आएगा वह पैसा, भाई गरीब घर का आदमी है। माता जी उसकी एक स्कूल में छोटा सा काम करके अपना जीविका चलाती हैं, सबसे बड़ा है परिवार में, कोई उसकी आर्थिक रूप से कहीं कहीं कोई उसका कोई आधार नहीं। ऐसा लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कौन लड़ा रहा है उसको? उसको लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, वो बेरोजगार चुनाव लड़ा रहे हैं, आंदोलनकारी चुनाव लड़ा रहे हैं। और हाल में जिन लोगों ने भू कानून का मुद्दा उठाया, जिन लोगों ने ये उत्तराखंड का जो मूल निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया, वो लोग लड़ा रहे हैं। और उनकी गर्दन ठीक ठाक थी, सब एक साथ हो गए हैं, पुराने आंदोलनकारी हो गए, इंटेलेक्चुअल्स हो गए हैं। तो ये चुनाव लड़ा रहे बॉबी पंवार को, और बॉबी पंवार मामले को दिलचस्प बना रहा है। आप ये मान के चलिए, इस समय ये है कि बॉबी पंवार की प्रतिदिन ये लोग उसके पहले कहा 20,000, तो कुछ दिन पहले कर 20,000 वोट तो ले जाएगा, अब वो संख्या बढ़ती जा रही है, कितना ले जाएगा, इतना ले जाएगा। अब लोग कह रहे हैं अब आज की भीड़ देख करके जो लोग कह रहे हैं ये तो बहुत आगे पहुंचेगा। विकासनगर तक इतनी बड़ी साइकिल रैली, बाइक रैली निकाल दी साथ में, तो इसकी तो लग रहा है बहुत बहुत बड़ी फौज है आदमी के पास। तो ये तो 1 लाख निकल गया, 1 लाख निकल गया तो महारानी की खतरे में, क्योंकि जो वोट ले रहा है उसमें 80% जो है भाजपा के आ रहे हैं, 20% कांग्रेस के भी आ रहे हैं। तो बॉबी पंवार अपना खेल बनाए ना बनाए वो अलग बात है, तो खेल बिगाड़ जरूर देगा, बना भी सकता है। अभी तो अगर ये मोमेंटम बना रहता है जिस तरह से भी चढ़ रहे हैं और जिस तरह लोग सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो आदमी ऐसा मैदान मार भी सकता है। लेकिन अगर माना विजयी नहीं भी हुआ, तो देखिए एक और नैरेटिव पीछे पीछे घुमाया जा रहा है। बॉबी पंवार ने कह दिया कि मैं भाजपा कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, लेकिन भाजपा के जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि यार आगे इसी को बनना है हमारा नेता, ये भाजपा में आएगा। ये भी इस तरह की भी चीजें हो रही है। तो बॉबी पंवार के लिए मैदान बनाने वाले लोग काफी सक्रिय हैं,
और वो आदमी दिख रहा है, चुनाव को रोचक मोड़ पे ले आया। सबसे अच्छी बात है कि लोग उत्तराखंड की बात सोचने लगे, उत्तराखंड एयर की बात सोचने लगे हैं इस चुनाव में, जो कि हमेशा हाशिए में रहा। आपको मनु पता है कि यहाँ पर दिल्ली, मतलब अलग राज्य बनने के बाद भी दिल्ली यहाँ के लिए मुख्यमंत्री चुनती है, दिल्ली की यहाँ की कैबिनेट डिसाइड करती है, दिल्ली यहाँ की पार्टी का संगठन तय करती है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, सब दिल्ली से चल रहा है। तो यहाँ से लोकल से कब हो, यहाँ के मुद्दे जहां के तहां पड़े हुए, यहाँ की सोच के आधार पर कुछ होता ही नहीं। कोई इश्यू है, चाहे भू कानून वाला मामला ही था, उसको बद से बदतर स्थिति में लाके रख दिया। त्रिवेंद्र सिंह के काल तक आते आते तो उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। इस तरह यहाँ का नेतृत्व सोच रहा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी गुस्सा है, वो गुस्सा भी बॉबी पवार के रैली में फूट रहा है। तो इस तरह से एक नया एलिमेंट आ गया है, आप उसको क्षेत्रवाद कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, युवाओं का जोश कह लीजिए, बेरोजगारी का गुस्सा कह लीजिए, नौकरी बेचने वालों, रैकेटर्स का, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ गुस्सा कह लीजिए, राजशाही के खिलाफ से त्रस्त लोगों का गुस्सा कह लीजिए, जो कुछ भी वो समग्र रूप से जो ये चीज बन रही है, वो इस लड़के को, 26 साल के लड़के को बहुत ताकत दे रही है। और देखना होगा कि ये फाइनली कहाँ ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई मनु। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुद्दे लोगों को समझ में आए हैं। जीवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया मुझे। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए सर। ठीक है मनु, थैंक यू।